वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर उन्होंने क्या है कि एक साइड उन्होंने दिया है डायनेस्टीज और दूसरी साइड उन्होंने दिया है कि उनका अधिकार क्षेत्र। तो हमें ये बताना है कि कौन सी डायनेस्टी का अधिकार क्षेत्र कौन सा है। तो ये हमें सही मैप से ही पता लगेगा। तो अब इस मैप में देखिए कि जो राष्ट्रकूटाज हैं वो यहाँ पर रहा करते थे वेस्टर्न डेक्कन में, जो कि अब कर्नाटका और महाराष्ट्र में है। तो अब ये दूसरे थे हमारे गुर्जर प्रतिहारा, तो ये रहते थे सेंट्रल इंडिया में, जो कि फैल करके चली गई थी गुजरात और राजस्थान में। और तीसरी थी चाहमनाज, तो चाहमनाज रहा करते थे दिल्ली इन अजमेर के पास। और चौथे थे उसमें पाल्स, जो कि रहा करते थे बंगाल में जो कि अब वेस्ट बंगाल या फिर बांग्लादेश का एरिया है। और चौथे थे इसमें ये है चोलाज, तो चोलाज रहा करते थे पहले तमिलनाडु में, हालांकि बाद में वो फैल करके सेंट्रल इंडिया तक आ चुकी थी। तो यही है उसमें कुछ प्रमुख डायनेस्टीज। तो हमने देखा कि गुर्जर प्रतिहारा वो रहते थे गुजरात एंड राजस्थान में, ये गुर्जर से गुजरात इसे पता लग रहा है। तो राष्ट्रकूट रहा करते थे वेस्टर्न डेक्कन में, और पाल्स रहा करते थे बंगाल में, और चोलाज रहा करते थे तमिलनाडु में। खैर तो सीधा लिखा है। तो हमें इसका आंसर कैसे लिखना है, एकदम सामने सामने हमें इस तरीके से लिखना है, जैसे कि गुर्जर प्रतिहारा गुजरात एंड राजस्थान, राष्ट्रकूट वेस्टर्न डेक्कन, पाल बंगाल, चोलाज तमिलनाडु। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि हु आर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। तो ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि ट्री मीन्स होता है तीन, पार्टाइट जैसे पार्टीज, स्ट्रगल उनका युद्ध। तो ये तीन पार्टीज थी, उनका युद्ध अनेकों सालों तक मीन्स कि अनेकों सदियों तक चला। तो जिससे कि हिस्ट्री ने बोला है ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल, तो उसमें से कौन कौन सी पार्टीज थी तो ये हमें बताना है। तो वो पार्टीज थी गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटाज एंड पाल्स। तो हमें अब ये समझना है कि वो तीन पार्टीज ऐसा क्यों एक ही रीजन को पाने के लिए सदियों लड़ती रही। तो सदियों तक उन्होंने अपना खून पसीना बहाया, वो भी एक ही रीजन को पाने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो ये है सेंट्रल इंडिया, जहाँ पर रहा करते थे गुर्जर प्रतिहारा। तो यहाँ पर से जो बंगाल से वो रहते थे पाल, वो इधर से आते थे। तो इधर वेस्टर्न डेक्कन, तो यहाँ पर से थे ये राष्ट्रकूटाज। तो कन्नौज वो वाला एरिया था, वो उनके जंक्शन में पड़ता था, तो इसलिए तीनों के तीनों उसे कब्जाना चाहते थे। और दूसरा ये रीजन है कि जो कन्नौज वाला एरिया है, मीन कि जो कन्नौज है वो काफ़ी फर्टाइल है। तो उस टाइम तो हम लोग जानते थे कि हमारी इकोनॉमी जो है कृषि पर ही डिपेंड करती थी, कृषि काफ़ी उन्नत थी उस टाइम। Question number 3, what were the qualifications necessary to become a member of the committee of the Sabha in the Cholas Empire? कि चोला एम्पायर में जो सभा होती थी उस कमिटी के मेंबर्स बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, तो ये हम जानेंगे। तो उसमें पहले क्या है कि पहले उसे ऑनेस्ट होना चाहिए, उसकी अपनी भूमि होनी चाहिए, उसकी एज जो है मिडिल एज होनी चाहिए। तो हम इसको पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पर ढंग से समझते हैं कि क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू बिकम अ मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ द सभा इन द चोला एम्पायर। तो उसे क्या होना चाहिए, सबसे पहले कि जिस भी लैंड से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू होता है कि हमारा भूमि कर, टैक्स, मनी, तो जो वहाँ से इकट्ठा करते थे, तो सबसे पहले उसे वहाँ का ऑनर्स होना चाहिए। वो इसलिए कि अगर वो वहाँ का ओनर जो होगा तो वो उतना ज़्यादा पैसा नहीं लेगा, जितना पैसा बनता है वो उतना ही लेगा। और दूसरा ये है कि उसे अपना एक पक्का घर भी होना चाहिए। और तीसरा ये है कि उसकी एज क्या होनी चाहिए, 35 एंड 70 के बीच। तो 35 से कम इसलिए नहीं क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि समय बढ़ने के साथ साथ एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाते हैं। और 70 से अब इसलिए नहीं क्योंकि तब शरीर थोड़ा सा वीक हो जाता है। उस टाइम पैदल लोग काफ़ी जाया करते थे, घोड़ा गाड़ियाँ ये सब नहीं थी। उस पॉइंट में ये है कि उसे वेदास का नॉलेज होना चाहिए। तो वेदास का ही नॉलेज क्यों, तो पहली बात तो ये है कि संस्कृत हमारी देववाणी है, तो उस टाइम जो लिखाई पढ़ाई होती थी वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में ही होती थी। और दूसरा ये है कि जो वेदास को पढ़ने से उसे मॉरल एजुकेशन भी मिलता था। तो अब है नंबर 5, तो उसे क्या होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव के मैटर्स में वेल वर्स होना चाहिए। वेल वर्स मीन्स कि काफ़ी उसे नॉलेज होनी चाहिए उस बात में कि किस तरीके से प्रशासन का काम चलता है, ठीक है। और दूसरा उसे ऑनेस्ट भी होना चाहिए, तो ऑनेस्ट होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नंबर 6 में क्या है कि वो पिछले 3 सालों तक किसी भी कमेटी का मेंबर न हो। तो पहला इसलिए कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए, और दूसरा ये है कि अगर वो लास्ट 3 इयर्स में किसी कमेटी का मेंबर हो तो वो जान जाता था कि कमेटी किस हिसाब से काम करती है, तो वो चालाकी कर सकता था, बेईमानी कर सकता था। तो इसीलिए वो सब उन्होंने ऐसा रूल बनाया था। तो अब है हमारा नंबर 7
कि उन्होंने अपना अकाउंट मीन्स कि जो पैसा का लेखा जोखा होता है, टैक्स पे का जो भी रिकॉर्ड्स होता था, तो वो सब राजा के पास उन्हें सबमिट करना जरूरी था। अपना ही नहीं बल्कि अपने फैमिली मेम्बर्स का भी, अपने रिलेटिव्स के भी। तो इस जिससे कि पता चले कि वो टाइम टू टाइम टैक्स पे करता है या नहीं, उसके पास कुछ ऐसे धन छुपा हुआ तो नहीं है जिसे कि अब ब्लैक मनी बोला जाता है, तो वैसा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट वर द 2 मेजर सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ चाहमनाज। तो चाहमनाज के अंडर में कौन कौन से ऐसे 2 जो मेजर सिटीज थी जो उस टाइम आया करती थी। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि चाहमनाज कौन है। तो चाहमनाज अब जिन्हें हम चौहान बोलते हैं वो हैं। तो पृथ्वीराज चौहान इसका एग्जाम्पल है। तो उनका जो एरिया था वो था कि दिल्ली एंड अजमेर। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें क्वेश्चन से ही देखना है। ये तो बहुत छोटा सा बहुत ईजी आंसर है कि वर्ड की जगह हम लिखेंगे दिल्ली एंड अजमेर। अब बाकी सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे वर्ड से लेकर चाहमनाज तक। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वर्ड द 2 मेजर सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द चाहमनाज। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि हाउ डिड द राष्ट्रकूटास बिकम पावरफुल। जो राष्ट्रकूटास थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे बन गए, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि जो राष्ट्रकूटास थे पहले वो सामंत थे, तो वो इतने पावरफुल कैसे बने। तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि सबॉर्डिनेट किसी भी राजवंश जैसे कि चालुक्य ऑफ कर्नाटका उनके सबॉर्डिनेट थे। सबॉर्डिनेट वो होता है कि जो कि राजा के लिए गिफ्ट्स वगैरह, पूरा मनी उनकी फैमिली के लिए, उनके रिलेटिव्स के लिए, यहाँ तक कि जब वो युद्ध पर भी जाते थे, कोई भी काम धंधा जो राजा में होता था, सारा पैसा वो सामंत ही लगाते थे। तो बाद में उन्होंने सोचा कि जब हम सारा पैसा हम ही लगाएं, राजा लोग जो है हम ही पर डिपेंड है, तो क्यों ना हम खुद ही राजा बन जाते हैं। लेकिन राजा बनने के लिए एक शर्त जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, तो वो ये है कि उसका क्षत्रिय होना जरूरी था। तो क्योंकि वो क्षत्रिय तो थे नहीं, कुछ लोग उसमें ब्राह्मण भी थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक रिचुअल परफॉर्म किया, वो है किसी प्रीस्ट के हेल्प से। तो उस रिचुअल का नाम था हिरण्यगर्भ। उस रिचुअल की वजह से क्या होता था कि जो भी क्षत्रिय नहीं था, तो जो रिचुअल को परफॉर्म करता था वो क्षत्रिय बन जाता था। तो जब वो अब क्षत्रिय बन चुके थे तो खुद वो राज कर सकते थे। मीन्स कि अब यहाँ वहाँ अपना एरिया फैलाना, और उनके पास तो काफ़ी वेल्थ पहले से ही था, तो साथ ही साथ वो काफ़ी पावरफुल थे, क्योंकि जब राजा लड़ाई के लिए जाते थे तो आर्मी सपोर्ट भी उनको पहले सामंत लोगों से ही मिलती थी, तो वो लड़ने में भी काफ़ी होशियार थे। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ वहाँ और भी अपने नेबरिंग एरियाज को हथियाना शुरू किया, जिससे कि पावर बढ़े, उनकी वेल्थ और ज़्यादा बढ़े। इस तरीके से उन्होंने अपना पावर फैलाया। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी किया कि नए नए टेम्पल्स बनवाए। तो कुछ और भी वंश थे जैसे कि गुर्जर प्रतिहारा, पाल डायनेस्टी, जो उनसे भी उन्होंने लड़ाई की। जैसे कि हमने ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में पढ़ा था कि कन्नौज को पाने के लिए उन्होंने सदियों लड़ाई लड़ी। तो इसकी शुरुआत हुई 8th सेंचुरी से। तो राष्ट्रकूटा का जो एक चीफ था उसका नाम था दंती दुर्ग। तो सबसे पहले उसी ने ही बोला कि हम जो है शासकों की अधीनता को नहीं मानेंगे। तो उसी ने सबसे पहले हिरण्यगर्भ नाम का रिचुअल परफॉर्म किया किसी प्रीस्ट की हेल्प से, जिससे कि वो क्षत्रिय बन चुका था। तो धीरे धीरे करके उसने अपना वंश फैलाया, जो कि बाद में राष्ट्रकूट कहलाया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड न्यू डायनेस्टीज डू टू गेन एक्सेप्टेंस। तो इसका एक एग्जाम्पल है राष्ट्रकूट, जो कि हमने अभी पढ़ा। तो इसमें भी सब कुछ वही है कि द न्यू डायनेस्टीज वर बेस्ड इन स्पेसिफिक रीजन एंड एग्जिस्टिंग किंग ऑफन एक्नॉलेज देम एट देयर सबऑर्डिनेट और सामंस। तो जो नई नई डायनेस्टी जैसे कि यहाँ पर राष्ट्रकूटा ही था भी, तो उनका पहले एक स्पेसिफिक रीजन था, मीन्स कि छोटा सा रीजन था। तो धीरे धीरे करके उनमें वेल्थ आती गई, वो पावरफुल होते गई। तो राजा के लिए क्या करते थे कि सारा धन जो राजकाज में यूज होता था लड़ाई के दौरान, पूरा मेंटेनेंस का खर्चा वही उठाते थे। तो उनमें धीरे धीरे जैसे करके पावर आती गई, उनमें पैसे आते गए, तो उन्होंने अपने आप को महासामंत या फिर महामंडलेश्वर भारी भरकम टाइटल देना शुरू किया। तो फिर धीरे धीरे उन्हें लगा कि जब सब कुछ हम ही कर रहे हैं तो फिर हम किसी राजा के अंडर में क्यों रहें, क्यों ना हम खुद ही राजा बन जाएं। तो उसलिए उन्होंने दासता को स्वीकार करने से मना कर दिया। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि रिचुअल्स भी परफॉर्म किए, जैसे कि हिरण्यगर्भ, जिससे कि अब फाइनली क्षत्रिय मीन्स कि अब राज करने लायक वो बन चुके थे। तो जब वो क्षत्रिय बन चुके थे तो उन्होंने क्या किया कि अपने नेबरिंग रीजन को हड़पने की कोशिश की। तो अगर वो लड़ाई में जीत जाते थे तो पूरा पावर, पूरा लैंड उन्हीं का हो जाता था। नहीं तो कभी कभी क्या करते थे कि सिर्फ और सिर्फ लूटपाट मचाने के चक्कर में ही वो अपने नेबरिंग रीजन में अटैक किया करते थे, तो वहाँ से धन इकट्ठा करते थे। कि महमूद गजनी ने क्या कई बार हमारे इंडिया में आया और वहाँ पर लूटपाट मचाई और फिर अपने कंट्री में ले गया। तो वहाँ पर उन्हें अपने कैपिटल को बनाने में वो सब धन लगाया।
क्वेश्चन नंबर 7 कि व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन वर्क्स वर डेवलप्ड इन तमिल रीजन, तो तमिल रीजन में इरिगेशन में क्या क्या और किस किस टाइप के वर्क्स हुए हैं, तो ये अब हमें बताना है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो तमिल रीजन है वो कावेरी रिवर के पास में है। तो कावेरी रिवर जब सी में गिरती है तो अनेकों ब्रांचेस में टूट जाती हैं। तो वो छोटी छोटी ब्रांचेस टाइम टू टाइम पानी से लबालब भर जाती थी, जिससे कि उसका आसपास का जो भी एरिया था वो काफ़ी फर्टाइल हो जाता था, मीन्स कि उसे काफ़ी न्यूट्रिशन मिल जाता था, वहाँ पे वो डेल्टा बनाती थी। एक तो ये था कि रिवर कावेरी से ही उन्हें एग्रीकल्चर के लिए नेचुरली काफ़ी मॉइस्चर मिल जाता था। उन्होंने साथ ही साथ ये भी किया कि कुएं खुदवाए, बड़ी बड़ी से विशाल ह्यूज टैंक्स बनवाए, जिससे कि रेन वाटर वहाँ पे इकट्ठा हो सके। तो उन्होंने साथ ही साथ ये भी किया कि अपने फील्ड के चारों तरफ एम्बैंकमेंट भी किया। एम्बैंकमेंट मीन्स कि मानो कि ये फील्ड है तो उसके चारों तरफ ने काफ़ी ऊंची ऊंची वॉल बना दी, जिससे कि यहाँ पे समुद्र का पानी यहाँ ना आए, या फिर अगर कोई किसी एरिया में बाढ़ आ रही हो तो पानी आकर के इधर उनकी फसलों को बर्बाद न करे, इसे बोला जाता है एम्बैंकमेंट। तो वैसा उन्होंने किया। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि अब जब उन्होंने रेन वाटर को इकट्ठा किया तो साथ ही साथ उन्होंने अनेकों कनाल्स भी बनाए। कनाल्स होते हैं कि छोटी छोटी जो ये नालियाँ टाइप की होती हैं, उसे कनाल्स बोला जाता है। तो वैसा उन्होंने बनाया। तो अगर यहाँ पर हौज है तो हौज से पानी अगर यहाँ पर आता है तो पानी कभी ज़्यादा आ सकता है, कभी कम आ सकता है। सिर्फ हौज से नहीं, रिवर से भी ऐसा होता है। तो उसे रेगुलेट करने के लिए वो क्या करते थे कि स्लूस गेट बनाते थे, यहाँ पर दिखेगा, तो जिससे कि पानी की स्पीड को कंट्रोल कर सके और उनकी फसल बर्बाद ना हो, क्योंकि फसलों के लिए दोनों ही सूरत नुकसानदेह है। अगर ज़्यादा पानी आ गया तो फसलें सड़ जाती थी, और अगर पानी ज़्यादा चला गया तो बाद के लिए पानी बचता ही नहीं था। तो दोनों ही सूरत में नुकसानदेह थी, इसलिए उन्होंने स्लूस गेट को लगाना जरूरी समझा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कि व्हाट वर द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द चोला टेम्पल्स। द चोला टेम्पल से एसोसिएटेड मीन्स उससे रिलेटेड कौन कौन से एक्टिविटीज वहाँ पे हुआ करती थी। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े विशाल एकदम काफ़ी अट्रैक्टिव चोलास टेम्पल्स हैं। तो जो ये चोलास टेम्पल थे तो सिर्फ और सिर्फ ये वर्शिप के लिए ही नहीं थे, बल्कि उनका ये सेंटर भी था क्राफ्ट्स प्रोडक्शन का, और साथ ही साथ वहाँ अनेकों एक्टिविटीज़ वहाँ पे हुआ करती थी। तो क्या होता था कि मंदिर के लिए जो ये रूलर थे या फिर कोई और वेल्दी पर्सन थे वो जमीन दान देते थे। तो उस जमीन से जो कुछ भी पैदा होता था तो मंदिर के आसपास जो भी मंदिर के कामकाज में लगे होते थे, जैसे कि पुजारी जो कि मंदिर की पूजा करते हैं, गार्लेंड मेकर माला बनाते हैं, और वहाँ पे जो खाना बनाते हैं, मंदिर की साफ सफाई करते हैं, म्यूजिशियन और जो डांसर होते थे, तो उन सब का खर्च उस आसपास की जो जमीन होती थी मंदिर के लिए दान दे दी जाती थी। तो उसमें जो कुछ भी पैदा होता था तो उससे उनका खर्चा चलता था। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो मंदिर है वो सिर्फ वर्शिप के लिए ही नहीं होता था, बल्कि वहाँ पे इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर का एक हब भी बन गया था। और उन मंदिर की सबसे खास बात की ब्रॉन्ज इमेजेस थी, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे फाइन मानी जाती है। इतनी ज़्यादा खूबसूरत, इतनी ज़्यादा टिकाऊ कि वो पूरा वर्ल्ड में ऐसा कहीं भी नहीं मिलता था। ब्रॉन्ज बोला जाता है कांसे को, तो उनकी इमेजेस काफ़ी फेमस थी।